हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से पहले यानी कि इससे पहले जो वीडियो हमने डिस्कस किया था वो भारत पर यानी कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित आपसे वीडियो डिस्कस हुआ था, जहाँ पे हमने ईरान के जो हकमनी वंश का यानी कि जो हकमनी वंश साइरस का आक्रमण हेरोडोटस जो थे यानी कि डेमेट्रियस था, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद ईरानी आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े थे भारत पर, ठीक है। उसके बाद यूनानी आक्रमण यानी कि ईरानी के बाद यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ा था। मकदूनिया शासक यानी कि सिकंदर के बारे में पढ़ा था। सिकंदर का भी जो आक्रमण होता भारत पर, तो वो विदेशी आक्रमण होने के साथ साथ उसी समय यानी कि जब धननंद जो था, जो धननंद के समकालीन जो इनके जो सिकंदर के समकालीन जो शासक था, मगध साम्राज्य पर शासन कर रहा था, वो धननंद शासन कर रहा था, ठीक है। उसी में हमने हाइडेस्पिसिस के युद्ध के बारे में भी पे जानकारी ली थी यानी कि पढ़ा था। और जब धननंद को क्या कहता था कि मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो उसको हरा देता है, धननंद को मार देता है। और वहाँ से क्या होता है, नया वंश यानी कि मौर्य वंश का उद्भव वहाँ पे मगध साम्राज्य पर नया वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। तो जैसे अभी उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में जो बहुत सारे एग्जाम भी होने वाले हैं, ठीक है। अभी जो आपके पास नोटिफिकेशन नया निकला है जो कि ग्रुप सी कंबाइंड जो ग्रेजुएशन लेवल जो है इनकी संयुक्त जो ग्रेजुएशन लेवल की जो संयुक्त परीक्षा जो होने वाली है, पटवारी लेखपाल उसमें आपका है, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ बीपीडीओ आपका इसमें है, एआरओ की पोस्ट भी इसमें है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही आपका जो नायब तहसीलदार यानी कि लोअर पीसेस जो है, लोअर पीसेस एग्जाम है 11 मई को, ठीक है। और साथ ही जो भी जो साइंस की वीडियो इसलिए दी गई, मुझे पता था कि चीज़ें यहाँ पे होने हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस था यूके ट्रिपल एस के द्वारा जो दिया गया जो सिलेबस जो था या जो चीज़ें वो हो रही थी वो कुछ सुटेबल नहीं थी। तो अभी फिलहाल के लिए भर्ती जो है वो कैंसिल हो गई है। इनकी जो एग्जाम जो है वो पोस्टपोन है, कैंसिल हो चुका है। पोस्टपोन के बाद में तो हो गई वो एग्जाम, वन दरोगा वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्रोवाइड नहीं करवा पाया था साइंस की वीडियो या मैथ्स की वीडियोज़। लेकिन कोशिश करेंगे कि ग्रुप सी की जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि अपने ऑफिस के साथ साथ के साथ साथ मैं टाइम थोड़ा कम मिल पाता इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की से रिलेटेड हमें जो जानकारी मिलती है वो अनेक स्रोत इसके हैं। मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से मिलती है, जिसमें आपके साहित्यिक स्रोत सबसे पहले आते हैं। साहित्यिक स्रोत जिससे यानी कि साहित्यिक स्रोतों से भी इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। दूसरा आता है विदेशी विवरण, जो विदेशी लेखक जो है इनके द्वारा भी विवरण दिया गया है, विदेशी विवरण दिया गया है। और साथ ही विदेशी विवरण के साथ साथ यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, तो पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो तीन प्रमुख जो स्रोत हैं यानी कि साहित्यिक स्रोतों से, आपका विदेशी विवरण से, विदेशी यानी कि जो विदेशी आए हैं उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं जैसे कि इंडिका हो गई, ठीक है, विदेशी विवरण में आ जाता है। और एपियानस प्लूटार्क जो है, एंड्रोकोट्स जिन्होंने नाम दिया था, ठीक है। तो अलग अलग जो है यहाँ पे विदेशी आए हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोतों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले तो जो इसमें पुराणों में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की गई है। तो मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी मिलती है वो विष्णु पुराण से मिलती है। मैंने जब पुराण पढ़ाए थे मैंने उसमें बताया था आपके पास विष्णु पुराण, विष्णु भगवान के सिर पर क्या है, क्या है, मोर है। मोर का जो है ना पंख जो होता है ना, तो मुकुट पे मोर का पंख लगा हुआ है। तो मोर जो है यानी कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है विष्णु पुराण से। तो पुराण से सबसे पहले तो पुराणों से जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, पुराणों से भी हमें क्या मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण साहित्य से या पुराण जो है ब्राह्मण साहित्य है, पुराण, ठीक है। तो उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही जो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र से भी हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है वो किसकी है, कौटिल्य की, किसकी है, कौटिल्य। कौटिल्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो, चाणक्य बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जिसमें उसने यानी कि जो अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य ने जो है मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक प्रशासन के बारे में इसमें यहाँ पे उसने जानकारी दी है, ठीक है। विष्णुगुप्त जो था यानी विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य बोल सकते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ठीक है, तीनों एक ही के नाम हैं। और इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को पराजित किया था, यानी कि चाणक्य की सहायता से धननंद को पराजित किया, जिसके बाद मौर्य वंश का ऊपर स्थापना की गई थी
मगध साम्राज्य पर। तो अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ग्रंथ माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो यही माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी जो मिलती है अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या है, मौर्य प्रशासन का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। इस पर जो है टीका जो लिखी गई है, यानी कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर टीका लिखी गई है, टीका जो लिखी गई है वो लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, तो प्रबंध चिंतामणि जो है ये टीका लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि जो टीका लिखी गई है वो लिखी गई है मेरुतुंग के द्वारा, कुलु मेरुतुंग के द्वारा इसको लिखा गया है, जो कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर लिखी गई है। ये टीका जो लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि नाम से। ठीक है, अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति शास्त्र को भी इसको बोला जाता है, जो राजनीति शास्त्र कहा जाता है इसको चंद्रगुप्त या, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले बताया है कि मौर्य साम्राज्य के जो आपका प्रशासन हो गया, राजनीतिक जो भी प्रणाली जो है उन सभी का वर्णन जो है वो अर्थशास्त्र में मिलता है। तीसरी पुस्तक यहाँ पे मिलती है वो मिलती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी है, मुद्रा राक्षस है विशाखदत्त। किसकी है, विशाखदत्त की है। किसकी है, विशाखदत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे चौथा है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर जो है ये जो रचना है कथा सरित सागर, ये रचना है सोमदेव की। ठीक है, किसकी है, सोमदेव की। और इससे भी हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, तो जानकारी मिलती है हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, क्लियर है। तो वृहत कथा जो सरित सागर जो है, यानी कि सरित सागर जो रचना है वो है सोमदेव की। ठीक है, अगला जो इसमें साहित्यिक ग्रंथ आता है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की, वो है वृहत कथा मंजरी। ठीक है, किसकी है, वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी जो है ये पुस्तक है, ये है क्षेमेंद्र की। किसने लिखी है, क्षेमेंद्र। देखिए, मौर्यकालीन जो प्रशासन की जानकारी है, मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन वंश की जो जानकारी मिलती है वो ये इसके साहित्यिक स्रोत है और इनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मुद्रा राक्षस कई बार पूछी जा चुकी है, अर्थशास्त्र किसकी रचना पूछी जा चुकी है। ठीक है, वृहत कथा मंजरी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो अगली हो सकता है कि कोई और पुस्तक के बारे में पूछे जाए। और जो नेक्स्ट जो पुस्तक आती है वो क्या है, महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य की जो पुस्तक आती है वो है महाभाष्य। महाभाष्य से भी हमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। और महाभाष्य है पतंजलि की। किसकी है, पतंजलि की, यानी कि पतंजलि की जो है जो महाभाष्य जो पुस्तक है वो किसकी है, पतंजलि की है। ठीक है, पतंजलि की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो साहित्यिक स्रोत है जिसके बारे में, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती हैं। अन्य की अगर बात करें तो जैन ग्रंथ भी इससे रिलेटेड है, जो कि जिनसे हमें जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसे कि सबसे पहले जो आता है कल्पसूत्र। क्या आता है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु की है। भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। और भद्रबाहु के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि चतुर्बौध संगीति जब होती है, बौद्ध धर्म की चतुर्बौध संगीति जो होती है 78 ईस्वी में, जो कि कनिष्क शासनकाल में हुई थी। और उस समय भद्रबाहु यानी कि जो बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये तो जैन धर्म, सॉरी जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। और दो भागों में जो था वो था श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर जो था दो भागों में बट गया था। जैन धर्म जो था श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था। और दिगंबर जो था वो नग्न रहने वाले थे। श्वेतांबर यानी कि सफेद वस्त्र धारण करने वाले और स्थूल भद्र के अनुयायी जो थे श्वेतांबर कहलाए थे। और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे, जो कि नग्न रहने वाले थे। तो जो भद्रबाहु जो है वो, जो भद्रबाहु ने जो रचना की है वो कल्पसूत्र की रचना की है, जहाँ पर उसने जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में या उनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो कल्पसूत्र में मिलता है। ठीक है, तो कल्पसूत्र से भी इसकी जानकारी मिलती है जैन मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के कई ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था।
ठीक है, क्लियर है। दूसरा यहाँ पे मिलता है जैन धर्म का ही दूसरा ग्रंथ है परिशिष्ट वर्मन। दूसरा मिलता है परिशिष्ट वर्मन, परिशिष्ट वर्मन दूसरा ग्रंथ मिलता है परिशिष्ट वर्मन। ये भी एक जैन ग्रंथ है जिसकी रचना की जाती है हेमचंद के द्वारा। इसकी रचना किसने की है? हेमचंद्र ने इसकी रचना की है। इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगली है यानी कि हरिभद्रिया टीका। हरिभद्रिया टीका, हरिभद्रिया टीका ये भी एक जैन ग्रंथ है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अगला यहाँ पे बात करेंगे, अगले जो यहाँ पे जो जैन ग्रंथ जो अगला है वो आपका मिल जाता है राजावली कथा। ठीक है, अगला क्या मिलता है यहाँ पे? राजावली कथा, राजावली कथा। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के। तो ये जो जितने भी हैं ये सारे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये क्या है? साहित्यिक स्रोत हैं। तो इन साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है सॉरी हाँ, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ पे आपके पुराण सबसे पहले तो विष्णु पुराण यानी कि ब्राह्मण साहित्य जो पुराण के बारे में, विष्णु पुराण से हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र से मिलती है। मुद्रा राक्षस वैशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, पतंजलि की महाभाष्य और साथ ही कुछ जैन ग्रंथ जो है जैसे कल्पसूत्र हो गया, परिशिष्ट वर्मन हो गया, हरिभद्रिया टीका हो गया, राजावली कथा हो गया, इन सब से हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो ये तो थे आपके पास साहित्यिक ग्रंथों के बारे में। अब हम बात करते हैं इनसे यानी कि इन ग्रंथों जो है, इन ग्रंथों से हमें ये भी पता चलता है कि जो मौर्यकालीन जो रहे हैं यानी कि मौर्य काल जो रहा है वो भारतीय इतिहास में जो साम्राज्य का जो निर्माण जो होता है यानी कि जो साम्राज्य शब्द जो होता है एक बड़ा साम्राज्य के रूप में विस्तार जो होता है और एक पूरे बड़े साम्राज्य के रूप में जो उद्भव जिसका होता है उभरता है वो मौर्य साम्राज्य ही रहा है। यानी कि मौर्य काल ही जो भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला सफल प्रयास था। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य बनता है वो साम्राज्य निर्माण या साम्राज्यवाद कह सकते हैं, साम्राज्य निर्माण का जो था पहला प्रयास जो था वो मौर्य के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो जिससे यानी कि अभी कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन के बाद यानी कि मौर्य शासन काल के ही बाद ही हमें भारतीय इतिहास जो था उसके बारे में एक निश्चित कालक्रम जो था कि जो पीछे से आप आगे की तरफ जो इतिहास पढ़ते हैं तो एक निश्चित जो टाइम पीरियड जो है, काल जो है या टाइम जो है वो हमें पता चलता है कि कब कब कौन सी घटनाएं हुई थी और कहाँ से किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें चलती है। तो वो यहीं से हमें स्टार्ट होती है, यानी कि कह सकते हैं कि जो मूल रूप से जो हमें इतिहास की जो सटीक जानकारी जो मिलती है वो मौर्य साम्राज्य से ही मिलनी शुरू होती है। ठीक है, ये तो आपका था साहित्यिक विवरण के बारे में या साहित्यिक स्रोतों के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विदेशी स्रोतों के बारे में। ठीक है, तो विदेशी स्रोत आपके कौन कौन से हो जाएंगे? अब विदेशी स्रोतों से हमें मिलते हैं नामों के बारे में। तो अनेक राजाओं के अलग अलग नाम यहाँ पे मिलते हैं और साथ ही अन्य चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पहला जो विदेशी विवरण जो मिलता है वो मिलता है मेगास्थनीज से। ठीक है, तो पहला जो था मेगास्थनीज से मिलता है। मेगास्थनीज कौन था? मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले की वीडियो बताया था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? वो सेनापति था सिकंदर का। सिकंदर कौन था? मकदूनिया का शासक था जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, और हाइडेसियस का युद्ध जो होता है पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के साथ हाइडेसियस का युद्ध होता है। बाद में जब सिकंदर की सेना पूर्ण रूप से हार जाती है, थक जाती है, तो वो जो था ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। और जिस प्रकार से सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का जो लेके वो मनसूबा जो सब बनाया था, एक जो थिंकिंग जो उसकी थी बनी हुई कि पूरी दुनिया पर राज करेगा, वो उसे इस चीज़ लगी कि अगर सेना ही पूरी जो जी जान से नहीं लड़ेगी तो वो चीज़ पूरा नहीं कर पाएगा। वो समझ चुका था और वहीं से वो वापस चला जाता है। 323 ईसा पूर्व में इसके वहाँ पे मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। ठीक है, तो उसका चैप्टर में क्लोज हो गया था। उसके बाद सेनापति जो था उसका सेल्यूकस निकेटर, वो यहाँ पे जितने भी विजित राज्य जो थे, यहाँ पे जो भी जिस जगह पर यहाँ पे सिकंदर ने जो भी राज्य जीते थे वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर वो वापस चला जाता है। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर जो राज्य जीते हुए थे उन पर वो राज कर रहा था। तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है, और वो क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया था सेल्यूकस निकेटर को। अभी हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन होगी। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया था उसका विवाह जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज ने पूरे जो साम्राज्य जो है यानी कि मौर्य साम्राज्य का वर्णन जो है वो अपनी पुस्तक जो है वो क्या है, इंडिका में, किसमें क्या है, इंडिका में इसका पूरा वर्णन उसने दिया है।
तो इंडिका जो पुस्तक है वो किसकी है? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका में ये सारी चीजें बताई हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है, यानी कि अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण स्रोत जो है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है वो आपका है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज की थी। मेगास्थनीज कौन था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब स्ट्रैबो हो गया, एरियन हो गया, प्लिनी हो गया, डियोडोरस हो गया, तो ये सभी जो रहे हैं इन सभी के ग्रंथों में मेगास्थनीज की इंडिका के भी कुछ उदाहरण देखने के मिलते हैं। जैसे कि मेगास्थनीज जो अपनी इंडिका में जो उसने वर्णन किया हुआ है मौर्य साम्राज्य का, तो वही चीजें जो है बाकी यानी जैसे स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो हो गया, एरियन हो गया, प्लिनी हो गया, डियोडोरस हो गया, आदि के ग्रंथों से भी इनकी जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। स्ट्रैबो हो गया, कार्टियस हो गया, डियोडोरस हो गया, प्लिनी, एरियन जस्टिस, प्लूटार्क, निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस यूनानी क्लासिकल लेखकों के विवरण भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जो सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के साथ कौन कौन से आए थे? निरियाकस आया था, ऑनेसिक्रिटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था। साथ ही जो स्ट्रैबो हो गया और कार्टियस हो गया, डियोडोरस हो गया, प्लिनी हो गया, एरियन, प्लूटार्क हो गया, तो इन सभी के जो विवरण जो है वो भी आपके मौर्य साम्राज्य से मिलते जुलते देखे गए हैं, ठीक है। अब जैसे अब इसकी जानकारी जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, स्ट्रैबो हो गया, स्ट्रैबो हो गया और जस्टिन हो गया, एरिन हो गया, स्ट्रैबो, जस्टिन, एरिन, इनने चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम दिया है, वो नाम दिया है सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को अपने विवरण में, यानी कि अपने जो ग्रंथों में जो इन्होंने नाम दिया है वो दिया है सेंड्रोकोट्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो, जस्टिन और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है? वो नाम दिया है सेंड्रोकोट्स, ठीक है। और सर्वप्रथम जो था सेंड्रोकोट जो था वो विलियम जोन्स की तरह भी प्रयोग किया गया था। वहीं एपियानस और प्लूटार्क जो है, एपियानस और प्लूटार्क, एपियानस और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। क्या कहा है? एंड्रोकोट्स कहा है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं जो कि स्ट्रैबो, जस्टिन, एरियन और एपियानस, प्लूटार्क आदि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए हैं। अब जैसे फायन था, ठीक है, तो फायन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो फायन हो गया, वेहिनसांग हो गया, तो इसने इनके विवरणों में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये विदेशी जो थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जो है वो दी है। अब आते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। तो पुरातात्विक साक्ष्य, जो पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? तो पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत जो हो जाते हैं, सबसे पहले तो अशोक के मिल जाते हैं, अशोक के शिलालेख हो गए, अशोक के शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, ठीक है। तो इन सब से हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। जो अशोक के शिलालेख जो रहे हैं, अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, ठीक है, और स्तंभ लेख जो है, तो अशोक के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो वही मौर्य साम्राज्य का था, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो रुद्रदामन का जो है वो अभिलेख उसका है, जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ पर चांदी और तांबे के सिक्के जो जारी किए गए थे, चांदी और तांबे के सिक्के जो मिले हैं, चांदी और तांबे के सिक्के जो मिले हैं चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य साम्राज्य के, जिनको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य में आपके आ जाते हैं। सिक्के हो गए, अभिलेख हो गया, मृदभांड हो गया, ठीक है। पॉलिशदार मृदभांड भी वहाँ पे मिले हुए हैं। काले पॉलिश के मिट्टी के बर्तन भी जो हैं वो मिले हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, या मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन जो मौर्य साम्राज्य के जो समय की जो बताए जाते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में आपके शिलालेख होगी, आपके सिक्के होगी, यानी कि मुद्राएं होगी, चांदी और तांबे की मुद्राएं थी जिनको आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। साथ ही आपके शिलालेख हो गया, जूनागढ़ अभिलेख हो गया, और काले जो पॉलिश किए हुए मृदभांड हो गए। तो इन सभी से जानकारी जो हमें प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? क्या उसका कोई
प्रमाण है, तो उसके प्रमाण जो हैं वो मिलते हैं इन स्रोतों से, हमें इसके प्रमाण मिलते हैं जो साहित्यिक स्रोतों से मिलते हैं, जो बुक्स जो है हमारे पास, ठीक है, जो अलग अलग बुक्स जो लिखी गई है कि लेखकों के द्वारा जो वर्णन किया गया है, विदेशी विवरण, जो बाहर से आए हुए विदेशी जो थे, जैसे कि विदेशी जो यात्री आए हैं और जैसे कि सिकंदर के साथ आए यात्री हैं, तो उनके द्वारा जो अपने यात्रा वृत्तांत हो गया, अपनी पुस्तकें जिन्होंने लिखी उन्होंने उसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य का वर्णन उन्होंने किया है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, जो पुरातात्विक साक्ष्य जो है मौर्य साम्राज्य के शासकों के द्वारा जो बनवाए गए हैं, शिलालेख अभिलेख जो है बनवाए गए हैं, चांदी तांबे के सिक्के चलाए गए हैं, ठीक है, काली पॉलिश मृद भांड जो है प्रयोग किए गए हैं, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में, यानी कि राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं हम मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे पहला जो शासन जो था, हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि सिकंदर के समकालीन एक राज जो था मगध पर शासन कर रहा था, जिसका नाम था नंदवंश, ठीक है। नंदवंश का संस्थापक हमने पढ़ा था महापद्मनंद, और महापद्मनंद के साथ साथ ही हमने अंतिम शासक पढ़ा था धननंद जी के बारे में, ठीक है। तो धननंद ने क्या किया था, धननंद को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को पराजित किया था, और विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता यानी कि कौटिल्य विष्णुगुप्त की सहायता से उसने धननंद को पराजित किया और मगध पर एक नया वंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 322 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात बता दी जाती है कि 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, और ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। तो जैन धर्म का अनुयायी होने के साथ हमने जैन, जब इसके हमने साहित्यिक ग्रंथ पढ़े हैं, वहाँ पर हमने पढ़ा है कि जैन धर्म के कुछ ग्रंथों के बच्चे कई बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की, ठीक है। तो ये भी जैन धर्म का अनुयायी था जिसने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है या माना जाता है, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य यानी कि पुराणों में, ब्राह्मण साहित्य कह सकते हैं कि पुराणों में इसको, पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को विरशल कहा गया है। विरशल यानी कि निम्न कुल का, ठीक है, या शूद्र बताया गया है, शूद्र बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को पुराण के ब्राह्मण साहित्य पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि वहां पर चंद्रगुप्त को क्या गया, शूद्र कहा गया इसको, ठीक है। और इसमें यानी कि जो जैन ग्रंथों में इसको क्षत्रिय बताया गया है, जबकि जैन ग्रंथों में इसको, जैन ग्रंथों में इसको क्या बताया गया है, क्षत्रिय बताया गया है। जैन ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। वहीं अगर बात करें मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस जो है वो विषाद कृति की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को विरशल यानी कि निम्न कुल का बताया गया है। किसका बताया गया है? निम्न कुल का बताया गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में होता है, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और इसको भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जबकि मुद्रा राक्षस में इसको वृषल यानी कि निम्न कुल का कहा गया है, ठीक है। जैन ग्रंथ में इसको क्षत्रिय के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब इसने 25 वर्ष की आयु में क्या किया? इसने 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में नंद वंश के शासक धननंद को पराजित किया था। धननंद को पराजित किया था। धननंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि 25 वर्ष की आयु में हुई थी। तो 25 वर्ष की आयु में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो 25 वर्ष जब इसकी आयु थी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता इसमें जो की गई थी वो
चाणक्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, और बाद में चाणक्य ने अपनी चाणक्य की मदद से ही मौर्य वंश के यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनंद को हराया था और धनंद को हराकर इनके मार डाला और 322 में मौर्य वंश की स्थापना की। साथ ही इसके साथ ही उन्होंने अपना जो मंत्री जो प्रधानमंत्री जो है वो बनाया विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य को ही अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। ठीक है, इसने यूनानी गवर्नर जो थे फिलिप, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी गवर्नर फिलिप द्वितीय जो था, यूनानी गवर्नर फिलिप द्वितीय, इसको भी उसने हराया था, वो हराया। ठीक है, यूनानी गवर्नर जो था फिलिप द्वितीय को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, 305 ईस्वी में, 305 मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि 305 ईस्वी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है एपियानस के द्वारा। एपियानस के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईसा पूर्व में। और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था और साथ ही उसने उसके राजदूत के रूप में, अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। ठीक है, वैसे ही कहा जाता है कि जो यूनानी लेखक प्लूटार्क जो है वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था और उस पर अधिकार किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यानी कि प्लूटार्क जो है वो अपने वृत्तांत में लिखते हैं कि अपनी जो के बारे में बताते हैं, अपनी पुस्तक में बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना को लेकर पूरे भारत को रौंद डाला और पूरे भारत पर उसने अपना अधिकार जो था वो कर दिया, पूरे बड़े साम्राज्य का यहाँ पर उसने निर्माण कर दिया था। ठीक है, और जैसे हमने ऊपर पहले बताया था कि जो जस्टिन हो गया, स्ट्रैबो हो गया, एरियन हो गया, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकूट्स नाम दिया था। सेंड्रोकूट्स उन्होंने नाम दिया जिसकी जो पहचान जो थी, सबसे पहले जिसकी पहचान जो थी वो विलियम जोन्स ने की थी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। तो उन्होंने कहा था कि जो सेंड्रोकूट्स है वही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या है, सेंड्रोकूट्स को बताया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, क्योंकि जो जस्टिन हो गया और जो आपके स्ट्रैबो हो गया, एरियन हो गया, उन्होंने इसको सेंड्रोकूट्स के नाम से अपनी यात्रा जो भी उनकी पुस्तक है उसका उल्लेख किया गया है। और वो सेंड्रोकूट्स को जो तुलना की गई है कि सेंड्रोकूट्स के रूप में जो पहचान की गई कि चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकूट्स है, वो विलियम जोन्स के द्वारा की गई बताई जाती है। ठीक है, तो धनंद को हराने के में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साथ दिया था वो चाणक्य ने दिया था, जिसको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद जो थी वो चाणक्य के द्वारा की गई थी। तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसने अपने प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य को नियुक्त किया, जिसने अर्थशास्त्र नामक या कौटिल्य जो है, ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि मौर्यकालीन जो है राजनीति से संबंधित है। ठीक है, साथ ही जो उसमें धनंद की जो इसमें मदद की थी वो कश्मीर के राजा प्रवर्तक, कश्मीर का राजा प्रवर्तक था, इसने यहाँ पे धनंदी की मदद की। ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों क्या हो गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों दोनों के दोनों क्या हो गए थे, हार गए थे। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपना सारा राजपाट उसने त्याग दिया। ठीक है, अपने पुत्र जो बिंदुसार को देकर वो क्या जाता है, यहाँ से चला जाता है। ठीक है, बिंदुसार को देकर वो क्या कर जाता है, श्रवण बेलगोला चला जाता है, श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला में ही इसने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया और यहीं पर जो था उसकी मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में। यानी कि अपना जो अंतिम समय जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में बिताया, जहां पर 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो कॉर्नेलियस, इसने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल्यूकस निकेटर को 305 पूर्व में हराया था और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह जो था वो किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो सिंधु जो युद्ध की शर्तों के अनुसार उसने यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 जो प्रांत जो थे, 4 प्रांत कौन कौन से आपके, काबुल हो गया, कंधार हो गया, हेरात हो गया, मकरान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को दहेज स्वरूप के रूप में यानी कि दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर ने फिर एक और क्या किया, अपने सेनापति जो थे यानी कि अपना राजदूत जो कह सकते हैं, अपना राजदूत मेगास्थनीज को क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और उसने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी थी, पुस्तक लिखी जिसके नाम है इंडिका। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो उसने इसमें क्या कहा है कि जो उसकी पुस्तक इंडिका है उसने ऐसा उसमें लिखा है, जो मेगास्थनीज की जब राजा जो था वो जनता के सामने जब जाता था तो उसका एक अलग ही
कहते हैं कि प्रोटोकॉल, ठीक है, कि एक अलग ही प्रोटोकॉल यहाँ पे मेंटेन किया जाता था। तो जब सम्राट जो था जनता के सामने जाता था तो वो एक विशेष शोभा यात्रा की तरह, एक विशेष अवसरों पर एक शोभा यात्रा के रूप में वो क्या हो जश्न मनाया जाता था जब वो जनता के सामने जाता था, जिसमें कि उसको सोने की पालकी यानी कि राजा को सोने की पालकी में लाया जाता था। और उसके जो अंगरक्षक जो थे, उनके बॉडी गार्ड जो थे, आसपास बॉडी गार्ड रहते थे, क्योंकि महिलाएं होती थी, मुख्य तौर पर महिलाएं होती थी। और वो भी क्या होती कि सोने चांदी के अलंकृत, जो सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर क्या होते विराजमान होते थे या हाथियों पर सवार रहते थे। और जो कुछ रक्षक जो थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे, पेड़ों को साथ लेकर चलते थे। और उन पेड़ों पर क्या होते थे कि ट्रेंड किए हुए कबूतर जो तोते, ठीक है, ट्रेंड किए हुए तोते जो थे पेड़ पेड़ के ऊपर मंडराते थे, ताकि जो दूर से कोई अगर खतरा, कोई इस प्रकार कोई खतरा भी अगर का संशय हो तो वो तुरंत जो है राजा की सेना को सूचित कर सके। तो इस प्रकार से भव्य तरीके से जो था राजा जो था वो जनता के सामने जाया करते थे, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो उसकी डेथ जाती है 298 ईसा पूर्व में। और इसके शासनकाल में कौन आया था, ध्यान रखिएगा, अभी हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे और अशोक के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे भी आए हैं, ठीक है। तो इसके दरबार में कौन आया था, मेगस्थनीज आया था। कौन आया था, मेगस्थनीज आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पुत्र के बारे में, जिसका चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी रहा है, वो रहा है बिंदुसार के बारे में, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पे आता है बिंदुसार। दूसरा यहाँ पे आता है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, ठीक है। ये आपका आता है 298 ईसा पूर्व में ये शासन पर यानी कि गद्दी पर बैठता है, ठीक है। 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। और ये था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी था ये, उत्तराधिकारी था, किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, वो था बिंदुसार। और बिंदुसार जो होता है वो गद्दी पर बैठता है 298 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसी की जानकारी हमें मिलती है वायुपुराण जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वायुपुराण जो है वो चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो वायुपुराण में जो वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायुपुराण में इसको क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। भद्रसार वायुपुराण में इसको भद्रसार कहा गया है, ठीक है। और इसको अमित्र घात कहा गया है, अमित्र घात, इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है बिंदुसार को। अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है, बिंदुसार को जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है, शत्रु विनाशक, इसका अर्थ होता है किसका, अमित्र घात का, ठीक है। ये जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले जब हमने संप्रदाय पढ़े हैं, ठीक है, जब हमने प्राचीन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शाक्त धर्म जो है, ठीक है, भागवत धर्म, सबके बारे में, तो आजीविक संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। तो आजीविक संप्रदाय का जो संपादक जो था यानी कि संस्थापक जो था वो मोखलीपुत्र घोषाल था। कौन था, मोखलीपुत्र घोषाल था, ठीक है। तो अमित्र घात इसको कहा जाता है, ठीक है। वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, ठीक है। और इसके दरबार में जो था वो आया था डायमेकस। कौन आया था, डायमेकस आया था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था डायमेकस आया था। और डायमेकस जो था वो था उत्तराधिकारी था मेगास्थनीज का, ठीक है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसको बोल सकते हैं, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, डायमेकस था। और डायमेकस मूल रूप से जो था वो सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था, आंतियोकस का राजदूत था। आंतियोकस का राजदूत था। और आंतियोकस कौन था, ये था सीरिया का राजा, सीरिया नरेश, ठीक है, सीरिया नरेश या सीरिया राजा। तो सीरिया के राजा आंतियोकस का राजदूत था डायमेकस, ठीक है। और डायमेकस जो था वो आया था बिंदुसार के दरबार में। क्लियर है यहाँ पे, बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आए थे। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, जो कि राजदूत था किसका, आंतियोकस का, यानी कि सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत था डायमेकस। बिंदुसार को अमित्र घात यानी कि शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है।
298 ईसा पूर्व में यह जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई उसके बाद ये गद्दी पर बैठा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्राचार्य कहा गया है और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वहीं जैन ग्रंथों में इसे किस नाम से जाना जाता है, सिंघसेन कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। आजीविक संप्रदाय का जो अनुयायी जो होने के साथ साथ आजीविक संप्रदाय का जो संस्थापक जो था वो कौन था, वो था मोकलीपुत्र घोषाल, जो था वो आजीविक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। बिंदुसार के बाद जो था अशोक शासक बनता है, लेकिन उससे पहले जो थे इसी बीच में क्या होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में ही क्या होता था कि तक्षशिला नामक स्थान पर क्या होता है, तक्षशिला तो तक्षशिला कहाँ पर स्थित है, तक्षशिला आपका है सिंधु और झेलम नदी के संगम पर स्थित है। तो सिंधु और झेलम नदी के संगम पर स्थित है तक्षशिला। तो तक्षशिला में कुछ विद्रोह किए गए थे, जो हुआ था क्या होता है, पे विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में क्या हुआ, विद्रोह किए गए। विद्रोह जो दो विद्रोह हुए थे, जिनको दबाने के लिए, जो दो विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले उसने अपने पुत्र सुशर्मा को और फिर अशोक को भेजा था। पहले उसने अपने पुत्र सुशर्मा नहीं, सुशर्मा तो साथ में, पहले उसने सुसीम को भेजा था और फिर उसने अशोक को भेजा था। तो बिंदुसार ने दो को यहाँ पे भेजा था इन विद्रोहों को दबाने के लिए। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है, तक्षशिला आपका जो है वो आपका सिंधु और झेलम नदी के तट पर स्थित है। सिंधु और झेलम के मध्य, सिंधु और झेलम के मध्य जो है तक्षशिला स्थित है। और इससे क्या हुआ कि यहाँ पे विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। तो दो विद्रोह हुए हैं, उनको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और फिर अशोक को वहां पर भेजा था। एथिनियस जो कहता है कि एथिनियस के अनुसार, यानी कि एथिनियस जो कहता है कि बिंदुसार ने आंतियोकस प्रथम, यानी कि आंतियोकस से क्या हुआ, मदिरा, सूखे अंजीर हो गया और कुछ दार्शनिक चीजें जो थी वो उसको भेंट की थी। ठीक है, और जो बौद्ध विद्वान जो हैं, यानी कि बौद्ध विद्वान तारानाथ, ठीक है, तो तारानाथ कहते हैं, तारानाथ के द्वारा इनका वर्णन दिया जाता है। बौद्ध जो विद्वान तारानाथ रहे हैं, इनके द्वारा बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीता था, 16 राज्यों का विजेता या 16 राज्यों को उन्होंने जीता था और अपने साम्राज्य में से मिलाया था। ठीक है, बिंदुसार की सभा में जो थी 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसके प्रधान जो था वो खल्लाटक था। ठीक है, तो जो यानी कि जो बिंदुसार जो था उसके दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद हुआ करती थी और जिसका जो प्रधान जो था वो खल्लाटक हुआ करता था। कौन था, खल्लाटक हुआ करता था। ठीक है, तो ये था आपका बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार के बारे में, यानी कि बिंदुसार जो था उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का। वायु पुराण में भद्राचार्य से कहा जाता है, आजीविक संप्रदाय का न्यायी था। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो बाकी जो चीज़ें हो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, अच्छा आपको लग रहा होगा। और अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अशोक के बारे में। अगला आपका आ जाएगा अशोक। ठीक है, अब 298 यानी कि जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी आ जाएगा अशोक। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर आपका आएगा अशोक आएगा। ठीक है, पहले यानी कि जो पहला आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आता है और बिंदुसार के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार मेगास्थनीज, बिंदुसार के दरबार में आता है आंतियोकस का राजदूत जो था डेमेट्रियस जो था, आंतियोकस का राजदूत डायमिकस आंतियोकस का राजदूत जो था डायमिकस बिंदुसार के दरबार में। अब अशोक के दरबार में आएगा डेमेट्रियस। कौन आएगा, डेमेट्रियस। ठीक है, तो उसको पहले देख लेते हैं अशोक के बारे में। अब आता है नेक्स्ट अशोक। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने राज्य के लिए उसने अपने 99 भाइयों की कहते कि हत्या कर दी थी इसने। ठीक है, तो अशोक जो था वो मूल रूप से 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, जो कि बिंदुसार का क्या था, उत्तराधिकारी था। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, वो था अशोक।
ठीक है। इसकी माता का नाम जो था, इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी। दिव्यावधान में ऐसा मिलता है, दिव्यावधान के अनुसार इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी। इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी, जो कि मिलता है दिव्यावधान में। दिव्यावतार में इसका इनकी माता का वर्णन मिलता है, जहाँ पर इनको सुभद्रांगी जो नाम दिया गया है, नाम मिलता है इनकी माता का। ठीक है। और जब ये राजगद्दी पर बैठा, यानी कि जब 269 ईसा पूर्व में जब राजगद्दी पर बैठा था, तो ये अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था कौन? अशोक। अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था अशोक। ठीक है। वहीं अगर बात करें मास्की, गुर्जरा, नेतुर, जो अभी अभिलेख जिसके है, इसकी मास्की, गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम, उडेगोलम, इन सभी लेखों में अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है। अशोक इसका नाम कहाँ पे मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम लेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है। वहीं पुराणों में इसका नाम मिलता है अशोक वर्मन। पुराणों में इसका नाम मिलता है अशोक वर्मन या अशोक वर्धन। अशोक वर्मन। पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक वर्मन या अशोक वर्धन। वहीं अगर हम बात करें अशोक के बारे में, जब बात करते हैं तो अशोक के जो मुख्य इतिहास जो है वो मुख्यतः में जो मिलता है, इसके इतिहास की हमें जानकारी मिलती है, 3 प्रमुख जगह से मिलती है। वो आपके हैं शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इतिहास यानी कि अशोक के इतिहास की जानकारी उसके द्वारा बनवाए गए शिलालेखों, स्तंभ लेखों और गुहा लेखों से हमें इसके इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। इन तीनों से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसके हमें क्या मिलता है? अशोक के इतिहास की जो मुख्यतः जानकारी मिलती है शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख से। तो अशोक ने जो D.R. भंडारकर जो थे, जैसे इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, उसने अपना जो इतिहास जो था वो शिलालेखों के आधार पर या अभिलेखों के आधार पर लिखने का उसने प्रयास किया था। ठीक है। भ्राव अभिलेख, जो भ्राव अभिलेख जिसका मिलता है, भ्राव अभिलेख जो है वहां पर स्वयं को उसने, भ्राव अभिलेख जो मिलता है अशोक का, जहां पर अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। स्वयं को मगध का राजा, अशोक ने भ्राव अभिलेख में ही स्वयं को क्या है? मगध का राजा बताया है। देखो, सबसे पहले अभिलेख लिखने क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अभिलेख, शिलालेख या जो पत्थरों पर लेख लिखने का कार्य जो था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था अशोक के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो था ये अभिलेख, यानी कि अभिलेख, शिलालेख आदि जो थे वो अशोक के द्वारा ही इनका यहाँ पर शुरुआत की गई थी। वही अगर बात करें कर्नाटक में जो है, यानी कर्नाटक के गुलबर्गा जिला जो है, तो वहां पर जो कनगल्ली, ठीक है, कनगनहल्ली, कनगनहल्ली नामक जो स्थान है, यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त होता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कनगनहल्ली से प्राप्त एक उभारदार शिल्प जो है शिलालेख मिला हुआ है। ठीक है। जिसपे अशोक के जो पत्थर का जो चित्र उस पर बना हुआ है, मूर्ति शिल्प जो यानी कि मूर्ति इस पर बनी हुई शिलालेख पे अशोक की मूर्ति बनी हुई है, जिसमें अशोक को राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक कहा गया है। तो कनगनहल्ली में राण्यो अशोक नाम इसका मिलता है, यानी कि राजा अशोक मिलता है, जो कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कनगनहल्ली से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति जो मिली हुई है, मूर्ति से बनी शिलालेख में अशोक के पत्थर के रूप चित्र, यानी कि एक पत्थर की मूर्ति टाइप यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, जहां पर उसको राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक जो है वो उल्लेखित वहां पर किया गया है। और पुराणों में इसको कहा गया है, ठीक है, पुराणों में इसको अशोक वर्धन नाम दिया गया है। इसने क्या किया कि अपने अपने राज्याभिषेक यानी कि 261 इसका अभिषेक हुआ था, उसके 8वें वर्ष में यानी कि 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया।
कलिंग पर आक्रमण किया और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 पर कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसके बारे में इसकी जानकारी हमें मिलती है इसके 13वें शिलालेख से। अशोक का 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग आक्रमण से संबंधित है, जहां पर उसने कलिंग आक्रमण की कलिंग की राजधानी जो थी तौसिली पर आक्रमण किया था और उस समय हुए भारी नरसंहार जो था बहुत उसने मारकाट की थी, ठीक है। और उस भारी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया और उसने कभी भी युद्ध ना करने की घोषणा की और साथ ही उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले के दो शासक हमने पढ़े, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का आया, अशोक कहाँ चला गया, बौद्ध धर्म में चला गया। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ से बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था, ठीक है। अब अशोक के दरबार में एक राजदूत आता है डायोनिसियस। डायोनिसियस जो था नामक राजदूत अशोक के दरबार में भेजा गया था, जो कि फिलेडेल्फस जो था, यानी कि फिलेडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय इसको बोलते हैं, मिस्र का राजा जो था, ये मिस्र का राजा कहाँ का था, ये मिस्र का राजा या टॉलमी द्वितीय इसको बोल सकते हैं। इसने अपने राजदूत यानी कि फिलेडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसियस को अशोक के दरबार में भेजा था, ठीक है, राजदूत को। अभी हमने 3 यहाँ पे पढ़ ली है। पहला हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया था, मेगास्थनीज, ठीक है। और फिर उसके बाद बिंदुसार के दरबार में अंत्योकस का राजदूत यानी कि सेरेनिस अंत्योकस का राजदूत डायमिकस आया था। वहीं अशोक के दरबार में जो था डायोनिसियस आया था, जो कि फिलेडेल्फस यानी कि फिलेडेल्फस यानी कि मिस्र के राजा फिलेडेल्फस का राजदूत हुआ करता था, ठीक है। अब इसने जब बौद्ध धर्म इसने अपनाया तो इसने एक जो राजा यानी कि जो बौद्ध भिक्षु जो थे उपगुप्त, इसने क्या किया, उपगुप्त से यानी कि बौद्ध भिक्षु जो थे उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है। और वो भी कैसे, उसके प्रवचन को सुन के, उसके निग्रोध जो था बौद्ध धर्म की शिक्षा उसको निग्रोध के प्रवचन सुन के मिली थी, यानी कि जब बौद्ध धर्म की प्रेरणा इसको मिली थी जब उसने निग्रोध का प्रवचन सुना था। और उसके बाद इसने उपगुप्त से पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, ठीक है। अशोक तो वैसे जो था वो मूल रूप से जो था, अगर राजतरंगिणी अगर बताएं तो राजतरंगिणी में ये भी पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था या शिव का उपासक था, ठीक है। किसका उपासक था, शिव का उपासक था, शिव का उपासक था अशोक। जो जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी किसकी है, राजतरंगिणी है कलहण की, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब मूल रूप से अशोक के बारे में अगर पहले बताएं तो पहले जो था ये ब्राह्मण धर्म का भी अनुयायी रहा है, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, धर्म का अनुयायी। तो अशोक जो था पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है, शिव का उपासक था। लेकिन बाद में क्या किया इसने, उपगुप्त यानी कि जब निर्ग्रोध का इसने प्रवचन सुना तो उसके बाद इसने शैव धर्म या उपगुप्त से यानी कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और फिर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब इसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की जो बात मिलती है, यानी कि जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसका उल्लेख मिलता है अहरौरा अभिलेख में, ठीक है। इसके अहरौरा शिलालेख या अभिलेख जो है, लेख जो है अहरौरा लेख से पता चलता है कि अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक जो था वो बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, यानी कि उसने बौद्ध धर्म बाद में अपना लिया था। ये बात पता चलती है अहरौरा अभिलेख से, क्लियर है, ठीक है। तो अशोक के बारे में यानी कि अशोक ने सर्वप्रथम जो था शिलालेख की सारी चीजें उसकी किससे पता चली, शिलालेख से पता चल रही है, ठीक है। जो डी.आर. भंडारकर जो थे तो उन्होंने बताया कि अशोक ने जो था, डी.आर. भंडारकर जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि अशोक ने सर्वप्रथम उत्तराखंड भारत में शिलालेखों के आधार पर जो था अपने इतिहास की जानकारी देनी यहाँ पे शुरू की थी, ठीक है। या शिलालेखों पर उनको खुद आया था कि मैंने ये कार्य कर दिया, ये कार्य कर दिया, ये कार्य कर दिया, तो वो सब चीजें भी मिलती है उसकी शिलालेखों से मिलती है। जैसे कि कलिंग आक्रमण की जो बात पता चलती है वो 13वें अभिलेख से में पता चलती है, जो उसका 13वां शिलालेख है, ठीक है। इसने बौद्ध धर्म अपनाया था वो पता चलता है अहरौरा अभिलेख से पता चलता है, अहरौरा लेख से पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने पहले ये क्या था, शिव का उपासक यानी कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। वहीं ब्राह्मो अभिलेख से पता चलता है कि स्वयं को इसने मगध का राजा यहाँ पे बताया है,
ठीक है, क्लियर है। और जैसे कनगर हल्ली से पता चला है राणा अशोक नाम मिलता है उसका, ठीक है। तो इसके बारे में मूल रूप से जानकारी मुख्यतः हमें किससे मिलती है, इतिहास जो मिलती है वो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेखों से प्राप्त होती है। मास की गुजरा नहीं तो उदयगुलम अभिलेख से हमें पता चलता है, शिलालेख से पता चलता है इसका नाम अशोक रहा है, ठीक है। या पुराण में इसका नाम अशोक वर्मन मिलता है। दिव्यावदान जो है वहां से इसका माता का नाम पता चलता है सुभद्रांगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर बात करते हैं इसमें, तो हमें इसके जो राज्याभिषेक की भी जानकारी मिलती है कि 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक जो किया गया था, तो इसके 10वें अभिलेख से मिलती है। 10वां अभिलेख इसका कौन सा है, वह है बोध गया का अभिलेख। इसके राज्याभिषेक की जानकारी हमें 10वें अभिलेख यानी कि बोध गया अभिलेख से, और निगाली सागर 12वें जो है निगाली सागर, 12वें अभिलेख जो है वो निगाली सागर, निगाली सागर 10वें, 12वें निगाली सागर, और 20वें यानी कि लुम्बिनी, और 20वें लुम्बिनी से इसका जो 20वां जो मिला है वो लुम्बिनी से मिला है। इसका अभिलेख जो मिला है वो लुम्बिनी से मिला है, ठीक है। 10वें अभिलेख बोध गया, 12वें निगाली सागर और 20वें लुम्बिनी से इसके राज्याभिषेक के बारे में इसने जानकारी दी है, ठीक है। और उपासक के रूप में इसने क्या किया था, यहाँ इन जगह की यात्रा के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। साथ ही जो इसने जो यात्राएं की थी, उपासक बौद्ध धर्म के उपासक के रूप में इसने यात्राएं की थी, तो वो इन जगहों की इसने यात्राएं की थी, ठीक है। तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इनकी से सिद्ध जो राज्याभिषेकों के बारे में जो पता चलता है। अपने राज्याभिषेक के 10वें साल में, राज्याभिषेक के 10वें साल में बोध गया, 12वें साल में निगली सागर और 20वें साल में से लुम्बिनी की यात्रा की थी, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें तो इनसी जानकारी जो हमें मिलती है वो अपने राज्याभिषेक के बाद, जो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में से बोध गया, 12वें वर्ष में निगली सागर और 20वें वर्ष में से लुम्बिनी की यात्रा जो थी की थी, उसकी जानकारी हमें मिलती है इसके अभिलेखों से ही मिलती है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। अशोक ने जो आजीविक संप्रदाय के जो लोग जो थे, आजीविक संप्रदाय के जो अनुयायी जो थे, उनकी आजीविका को रहने के लिए उसने बराबर की पहाड़ी जो थी, बराबर की पहाड़ी पर जो थे 4 जो गुफाओं का वहाँ पे निर्माण किया था। 4 गुफाओं का निर्माण किया जिनके नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व चौपड़ी, ठीक है। तो आजीविकों को रहने के लिए उसने बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण किया था। जो 4 गुफाएं हैं कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी का उसने निर्माण करवाया था। तो अशोक का जो पौत्र दशरथ जो था उसने आजीविकों के लिए जो नागार्जुन गुफा जो थी वो भी प्रदान की थी, ठीक है। जिसकी जानकारी जो हमें इसके 7वें स्तंभलेख से मिलती है आजीविकों के कार्य करने के लिए। और स्तंभलेख जो थे वो महामात्रा को आजीविकों के हित का ध्यान रखने के लिए किया जाता था। तो महामात्रा की भी वहाँ पर नियुक्ति की जाती थी, जो कि यानी कि आजीविकों की सेवा भक्ति के लिए जो था, उनको कोई कष्ट न हो या उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके हितों की ध्यान में रखने के लिए महामात्रा की उसने नियुक्ति की थी। अभी महामात्रा की नियुक्ति जो की थी, अशोक ने महामात्रा की नियुक्ति की थी, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। महामात्रा की नियुक्ति की थी, किसके लिए की थी, वो आजीविकों के लिए की थी। आजीविकों के लिए या आजीविक संप्रदाय के जो अनुयायी थे इनके लिए उसने आजीविकों की नियुक्ति की या उनका ध्यान रखने के लिए महामात्रा की नियुक्ति की थी। और इसका पता चलता है हमें इसके 7वें स्तंभलेख से। 7वें स्तंभलेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने महामात्रों का ध्यान रखने आजीविकों का ध्यान रखने के लिए महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने जब बौद्ध धर्म उसने अपनाया था, अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म का भारत में ही नहीं रहकर उसने विश्व में क्या क्या प्रचार करने की भी उसने कोशिश की। जहाँ पर उसने अपने पुत्र और पुत्री, अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। तो बौद्ध परंपराओं और लिपियों के अनुसार अशोक ने क्या किया था, जो बौद्ध परंपराएं हैं या जो बौद्ध ग्रंथ जो हैं उसके अनुसार पता चलता है कि अशोक ने 84,000 जो थे स्तूपों का यहाँ पर निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। और उसने भारत के साथ साथ विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके लिए उसने श्रीलंका जो था, सबसे पहले श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो क्या था, शिव का उपासक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में क्या, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने क्या किया था, निग्रोध नामक जो बौद्ध भिक्षु है, पहले तो उसने उसका प्रवचन सुनकर उससे प्रभावित हुआ और बाद में उसने ब्रह्मगुप्त जो बौद्ध भिक्षु है, उपगुप्त बौद्ध भिक्षु जो है, उससे उसने शिक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब उसका मन जो था कलिंग के युद्ध से विचलित हो गया था, जब उसने मार काट इतना नरसंहार देखा था कि उसने स्वयं को ही अपने आप उससे खत्म करने और युद्ध न करने की घोषणा की थी।
तो भारत में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले लेखों का जो वर्णन जो मिलता है भारत में सर्वप्रथम जो था वो शिलालेखों का प्रचलन जो था वो अशोक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम शिलालेखों का वर्णन जो है शिलालेखों का जो भारत में सर्वप्रथम जो था शिलालेखों का जो प्रचलन जो है सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन जो था वो किसने किया था, वो अशोक ने किया था। सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने किया था, जहां पर उसने 3 प्रकार के यानी कि ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, तो 3 लिपियां जो हैं उनका प्रयोग मिलता है अशोक के शिलालेखों में। अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि के जो है वो भारत में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि के भारत में मिलते हैं, जबकि खरोष्ठी लिपि के जो उसके अभिलेख हैं वो शाहबाजगढ़ी हो गया, मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी या मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी मनसेहरा से इसके खरोष्ठी लिपि में जो अभिलेख शिलालेख है वो मिलते हैं, जो कि आपके पाकिस्तान में स्थित पड़ता है ये। और अरमाइक जो है वो इसके मिलते हैं अफगानिस्तान से, और ग्रीक और अरमाइक जो लिपि में है वो आपको मिलते हैं इसके अफगानिस्तान से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, अफगानिस्तान से मिलते हैं, अफगानिस्तान से इसके प्राप्त हैं। तो अशोक के जो शिलालेख है मुख्यतः तीन लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है भारत में जो स्थित इसके अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में के जो अभिलेख जो है वो उसके शाहबाजगढ़ी मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान में है, और अरमाइक लिपि जो में जो प्राप्त हुआ है वो आपका अफगानिस्तान में है। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन जो था, शिलाओं पर लेख लिखने का प्रचलन जो था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख अभिलेख जो है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, अशोक के अभिलेख जो है उनको 3 भागों में बांटा जाता है, जो लेख है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। तो उन 3 भागों में कौन कौन से आपके पास आ जाएंगे, आ जाएंगे शिलालेख, स्तंभलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ये 3 भागों में जो है उन लेखों को बांटा जाता है। अब शिलालेख जो है वो इसके शिलालेख 14 शिलालेख इसके मिले हैं, कितने मिले हैं, 14 शिलालेख जो है अशोक के मिले हुए हैं, 7 स्तंभलेख मिले हुए हैं। ठीक है, और गुहालेखों के बारे में कंफर्म जो है वो पता नहीं है। ठीक है, इसके शिलालेखों की खोज जो की थी, जो शिलालेख जो है उनकी सर्वप्रथम खोज जो की गई थी वो 1750 में की गई थी। 1750 में इसकी खोज की थी, जो की थी पाद्रे टिफेनथेलर। तो अशोक के शिलालेखों की खोज होती है वो टिफेनथेलर यानी कि पाद्रे टिफेनथेलर के द्वारा की गई थी, जबकि इनको पढ़ने यानी कि इसके शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहले जो प्रयास जो किया था या सफलता जो मिली थी वो मिली थी 1837 में। और 1837 में इसके शिलालेखों को पढ़ने की जो 1837 में इसके शिलालेखों को पढ़ने में जो सफलता मिली थी वो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप को इसके शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है, और जेम्स प्रिंसेप के जो शिलालेख जो है या जेम्स प्रिंसेप को ही सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी। खोजा था 1750 में, खोज हुई थी 1750 में टिफेनथेलर के द्वारा, लेकिन उनको पढ़ने का सर्वप्रथम जो सफलता जो मिली थी अशोक की शिलालेखों को पढ़ने में वो मिली थी 1750 में, और जो मिली थी 1837 में, जो कि मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 प्रकार के अभिलेख हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ पे हैं उससे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में प्रशासन आदेश का पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे आज का वीडियो जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो 7 अभिलेख, यहाँ पे 7 स्तंभलेख हैं, ठीक है, शिलालेख है, क्या क्या किस किस अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, और साथ ही हम मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।